हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 सोशल साइंस का चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 5 सोशल साइंस, क्लास 5 साइंस, क्लास 5 मैथमेटिक्स, क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर या क्लास 5 कंप्यूटर्स का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी सब्जेक्ट्स के सारा सिलेबस कवर करा हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। और अब स्टूडेंट्स, लर्निंग नोटबुक चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर हम सीखेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फिर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। A constitution is a set of documents which lays down the basic principles that a state or a country is governed by. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं कि हमारी इंडिया की किसी स्टेट को या हमारी पूरी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। इसका मतलब है कि इंडिया के किसी स्टेट में कैसे गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, उसको कैसे गवर्न करा जा सकता है, या हमारी पूरी कंट्री को कैसे गवर्न किया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बन सकती है। In a democracy, a constitution describes the system of voting and how rules or laws have to be made. तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमारी इंडिया है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है कि वोटिंग कैसे करी जानी है, उसका पूरा सिस्टम डिटेल में लिखा होता है, उससे रिलेटेड रूल्स और लॉज भी लिखे हुए हैं। जैसे कि रूल है कि भाई 18 या अबव 18 इयर्स का पर्सन ही वोट कर सकता है, तो ऐसे ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं इसमें वोटिंग से रिलेटेड। इट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द लीडर्स एंड द गवर्नमेंट। इसमें जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन सब के रोल लिखे हुए हैं, उनको क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, उनके इसको अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट का भी रोल लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। A constitution also contains the role of the citizens of a country. अब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ गवर्नमेंट के रोल्स नहीं हैं, हम सिटीजन्स के भी रोल्स लिखे गए हैं। हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री की तरफ, ये सब डिटेल में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। The Constitution of India was formed by the Constituent Assembly on 26 November 1949. अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? ये बना था 26 नवंबर 1949 में। और किसने बनाया था? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो मेन पर्सन था जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। This constitution came into effect on 26 January 1950. अब देखिए स्टूडेंट्स, 26 नवंबर 1949 को तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, पर ये इफेक्ट में कब आया, इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। Since then, the Republic Day is celebrated every year to mark the adoption of the Indian Constitution. और इसी वजह से हम हर साल 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उसे इफेक्ट में लाया गया था। Another important point to know is that Constitution is the supreme law of our land. इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम लॉ है, उसके ऊपर कुछ नहीं आता है। All the laws which are made by the government must conform to the constitution. हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो भी लॉज बनाती है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, ठीक है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हाँ स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
वो पूरी दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट फंडामेंटल राइट्स। Our constitution provides every citizen some basic rights. These are called fundamental rights. अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम हर सिटीजन को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक राइट्स लिखे हुए हैं हर सिटीजन के लिए, तो उन राइट्स को कहा जाता है फंडामेंटल राइट। These rights are for well-being of the citizens. अब हमें ये राइट्स क्यों मिले हैं? ये हमारी वेलबींग के लिए, हमारी भले के लिए, हमारी अच्छाई के लिए हमें ये राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं। These rights are protected by law and cannot be taken away from them even by the government. स्टूडेंट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे ऐसे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट हमसे कभी छीन नहीं सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हैं, लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है और ये हमारी सरकार हमसे नहीं छीन सकती। दिस मीन्स वी कैन मूव टू कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स इवन इफ दे आर डिनाइड। इसका मतलब है कि अगर कभी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये राइट्स हमारे नहीं हैं, तो हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। हम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पे हम केस फाइल कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमारे ये राइट्स हमसे क्यों छीने जा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। There are 6 fundamental rights which are given in the Constitution of India. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आखिरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। Let's study each one of them one by one. तो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। क्या मतलब है इसका? राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि हम जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम सब बराबर हैं लॉ के आगे, यानी कानून के सामने सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वल हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो, सब के सब कानून के आगे इक्वल हैं। ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। जितने भी सिटीजन्स हैं सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी रिलीजन फॉलो करता हो या कहीं भी इंडिया में पैदा हुआ हो। किसी में कोई भेदभाव नहीं होता। इसका ये मतलब है राइट टू इक्वालिटी का। However, an exception has been made for some weaker sections of the society. For example, some seats are reserved for these sections in schools, colleges and government offices. पर स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन बनाया गया है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं हमारे इंडिया में, यानी जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए एक एक्सेप्शन बनाया गया है। इसमें उनको सीट्स रिजर्व होती हैं उन लोगों के लिए। कहाँ पे? स्कूल्स में, कॉलेजेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग होते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको उस गरीबी से निकालने के लिए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करी जाती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सरकारी ऑफिसेज में। अब सेकेंड फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम। इट रेफर्स टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट मीन्स दैट एवरीबडी हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। अब राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें आजादी है बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने व्यूज रखने की, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की। The right to freedom also gives Indian citizens the following freedom. अब इस right to freedom में और भी कुछ freedom हमें मिली है। क्या क्या है वो देखते हैं। To practice any profession. हम इंडिया में रहकर कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं। टू मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के
किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं, वहां सेटल हो सकते हैं। ये सब राइट्स हमें मिले हैं इसके अंडर राइट टू फ्रीडम में। However, the right to freedom does not mean that we can break laws and do whatever we want. Students देखिए, ये जब rights हमें दिए हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी लॉ तोड़ दें या हम कोई भी इलीगल काम कर लें, हम कोई भी इलीगल प्रोफेशन कर लें या हम कुछ भी गलत बोल दें या कुछ भी गलत कर दें। नहीं, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हमें ये राइट्स दिए हुए हैं और ये राइट्स हमें फॉलो करने हैं कानून के दायरे में। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लेज डाउन दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years कैन बी मेड टू वर्क। तो ये राइट क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 साल से कम की है, उससे हम काम नहीं करवा सकते। ये राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसको हम एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। Many children are made to work instead of being sent to school. This is called child labor. बहुत सारे बच्चे, स्पेशली ये जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है और उनको स्कूल नहीं भेजा जाता। जबकि ये जो एज है 6 to 14 years तक की एज में हर बच्चे का ये राइट है कि उसको एजुकेशन मिले। ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, कि 6 to 14 years की एज के बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट उनसे काम करवाया जाता है, जिसे कहा जाता है चाइल्ड लेबर। It also states that forcing anyone to work without proper pay is illegal and is a punishable offense. ये राइट ये भी कहता है कि अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं विदाउट प्रॉपर पे, तो वो गलत है, इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है और ऐसे बंदे को पनिश किया जा सकता है। अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट मीन्स दैट everyone in the country has the right to practice or follow the religion of their choice. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कंट्री में हर सिटीजन का ये राइट है कि वो कोई भी रिलीजन अपनी मर्जी से फॉलो कर सकता है। पीपल फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ट्रीटेड अलाइक, और सभी लोग चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। No person can be forced to practice any religion against his or her wish. और हम किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करो। जो उसकी मर्जी है, जो भी रिलीजन वो फॉलो करना चाहता है, वो फॉलो कर सकता है। अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। In India, people follow different religions, speak different languages and live in different areas. जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में लोग बहुत से अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और वो डेफिनेटली अलग अलग जगह रहते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन हैज द राइट टू फॉलो देयर ओन ट्रेडिशंस, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ देयर ओन चॉइस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब सिटीजन्स को ये राइट मिलता है कि हम अपने ट्रेडिशन फॉलो कर पाएं, अपनी मर्जी के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएं और जो हम भाषा बोलना चाहते हैं, जो लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, वो हम बोल पाएं। तो ये जो राइट है वो हमें यही फ्रीडम देता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है। इन अदर वर्ड्स, पीपल हैव द राइट टू फॉलो एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चर। तो इसलिए लोगों के पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर को फॉलो करें और उसे प्रोटेक्ट भी करें। स्टूडेंट्स, अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, आप राजस्थान गए हैं तो राजस्थान में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग राजस्थानी लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप हरियाणा में जाते हैं, वहाँ के लोग हरियाणवी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये अलग अलग हैं और ये अलग अलग जगह रह रहे हैं, ये अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपने अलग ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों के पास ये राइट है कि वो अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपने फेस्टिवल्स, ये इनको फॉलो करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हर कोई हिंदी बोलेगा या हर कोई इंग्लिश ही बोलेगा। वो जहाँ रहते हैं वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ का कल्चर प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको फॉलो करें।
और लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। If a person's fundamental right has been violated, he or she can go to a court and demand that the right be restored. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई और आदमी हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हमसे ये राइट हमारे छीन नहीं सकता। और अगर ऐसा होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने ये राइट्स रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये छठा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? बिकॉज विदाउट दिस राइट वी वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द अदर राइट। और ये इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये राइट नहीं होगा तो जो बाकी के अभी तक हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं वो हमसे कोई भी कभी भी छीन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़े 6 फंडामेंटल राइट्स हम इंडियन सिटीजन्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। अ ड्यूटी इज व्हाट अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डू। अब सिटीजन्स हमने अपने राइट्स तो पढ़ लिए, पर सिटीजन होने के नाते हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज। सो सम ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज फॉलोज: टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो सबसे पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओबे करना है, उसको फॉलो करना है। और ये भी कि हम अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें, आदर दें इनको। Another fundamental duty is to follow non-violence and maintain peace. ये भी बहुत जरूरी है कि हम सब non-violence फॉलो करें, यानी हमें हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का रास्ता अपनाएं और पीस मेंटेन करें। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व आवर रिच हिस्ट्री एंड हेरिटेज। ये फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमें अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, तो हमें जब भी हम ऐसी बिल्डिंग्स को विजिट करते हैं तो हमें उनको गंदा नहीं करना चाहिए, उनको प्रिजर्व रखने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ, इन सब को हम प्रोटेक्ट करें और उनको इंप्रूव करने की कोशिश करें। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। अब पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि हम बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन्स हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं। तो हमें यहाँ पे इनको गंदा नहीं करना चाहिए, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट वन इज टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हमें एक्सीलेंट होने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता में ही हमारी कंट्री की भी सफलता है। और क्या फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए बड़ी मुश्किल से आजादी के बाद हमें ये 3 चीजें मिली हैं, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, यूनिटी यानी एकता और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। तो इन तीनों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल। तो ये ड्यूटी कहती है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, हार्मनी और ब्रदरहुड यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। And the last one is to defend our country and render national service when required. हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जब भी अगर हमारी जरूरत पड़े तो हमें अपनी कंट्री के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये सब हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। The Constitution of India has a section called the Directive Principles. तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक सेक्शन है जिसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो क्या होते हैं? These are the guidelines which the government must keep in mind while making laws.
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए जब वो लॉज बना रही हैं। In a way, they define the duty of the government towards the welfare of citizens. एक तरीके से ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो डिफाइन करते हैं हमारी सरकार की क्या ड्यूटी है जो उसको फॉलो करनी चाहिए हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। So let's see some of the directive principles. First one is all citizens to have access to adequate means of livelihood. इसका मतलब है कि हर सिटीजन, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, सबको रोजमर्रा की जरूरतें सबकी पूरी हो जानी चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम बेसिक चीजें मानते हैं, तो ये सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो पैसा है वो ये ना हो कि सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता चला जाए, सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही पैसा रह जाए। जैसे कहते हैं कि अमीर अमीर और अमीर होता चला गया, ये नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन। इसका मतलब है कि चाहे मेन हो, आदमी हो या औरत हो, दोनों को ही सेम काम की इक्वल पे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट की प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस टू वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को जो भी वर्कर्स हैं जो फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन सबको अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, उनका जो काम करने का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। सरकार की ये भी ड्यूटी बनती है कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कराएं। जो हमारे विलेजेस हैं, गाँव में हैं, वहां पे ये पंचायत ऑर्गेनाइज होती हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, उनके सारे जो शिकायतें हैं, जो उनके सजेशंस हैं वो सुनती हैं और उन पे काम करती हैं। तो सरकार की ये भी ड्यूटी बनती है कि विलेज पंचायत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हों विलेजेस में। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हैव अ यूनिफॉर्म लॉ कोड फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सभी के लिए एक लॉ कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो रिच लोग हैं उनके लिए कुछ और लॉ है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ और लॉ है, या जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए कोई और कानून है, बाकी नॉर्मल सिटीजन्स के लिए कोई और कानून है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक ही लॉ फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है प्रमोट गुड रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज एंड मेंटेन पीस विद देम। जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं या कोई और भी जो दूर की भी कंट्रीज हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हो और उनसे हम शांति मेंटेन करें। हमें लड़ाई नहीं करनी है, तो ये भी एक सरकार की ड्यूटी है, उसके एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया है। नेक्स्ट वन इज प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। अब देखिए स्टूडेंट्स की ये भी एक ड्यूटी है सरकार की कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें गांव में। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ये वो होती हैं जो लोग गांव में आपस में अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलजुल कर कुछ बनाएं, कुछ प्रोडक्ट बनाएं और उनको बेचें। तो ये विलेजेस में होते हैं। तो ये प्रमोट करना इसलिए जरूरी है जिससे कि वहां पे रोजगार बढ़े, उन लोगों को शहरों में ना आना पड़े काम करने के लिए, वो अपने रूरल एरियाज में ही काम कर सकें। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि सरकार प्रोटेक्ट करे हेरिटेज, जो हमारी हेरिटेज प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करे। Raise the level of nutrition and the standard of living of the people to improve public health. अब पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना भी सरकार की एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। उसके लिए सरकार को देखना है कि खाना, जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में उतरते हैं वो एडल्ट्रेटेड नहीं होने चाहिए। हमें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लोगों का जो रहने की कंडीशंस हो वो अच्छी हो। तो इसके लिए भी क्लिनिक्स वगैरह खुलें, हॉस्पिटल्स खुलें, ये सब सरकार की ड्यूटी है। इफ अ राइट इज वायलेटेड वी कैन डिमांड दैट दे बी रिस्टोर्ड। अब स्टूडेंट्स, जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था, मैंने आपको, कि अगर हमारा कोई राइट वायलेट होता है तो हम उसको रिस्टोर करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। हाउएवर वी कैन नॉट डू द सेम विद दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पर ये चीज
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ नहीं है। अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो हम सिटीजन्स इस चीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। Fill in the blanks. First is a dash is a set of documents which lays down the basic principles that a state or a country is governed by. तो क्या बताया था इधर, क्या होता है ऐसा? Constitution, a constitution. Next one, Indian Constitution came into effect on dash. कब आया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में? 26 जनवरी 1950. Next one, there are dash fundamental rights granted by the Constitution of India. कितने fundamental rights हमें मिले हैं? 6. Fundamental dash are ones which all citizens of India must obey and follow. क्या होती हैं? Fundamental duties होती हैं जो हम हर citizen को obey करनी चाहिए। Dash are guidelines which the government must keep in mind while making laws. Answer is directive principles. To obey the constitution and respect the national flag and national anthem is the fundamental dash. ये हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ओबे करना चाहिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। No person can be forced to practice any religion against his or her wish is the dash. कोई भी पर्सन को फोर्स नहीं करा जा सकता कि वो कोई रिलीजन अपने विश, अपनी इच्छा के अनुसार ही वो कोई भी रिलीजन फॉलो करे। उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि अपनी बिना इच्छा के वो कोई और दूसरा रिलीजन फॉलो करे। तो ये क्या है? ये एक राइट है। क्या कहते हैं उसको? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।